इसी लेक्चर में बीच में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास है, तो जिसे भी आपको लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फुंड सीरीज इन सारी चीज़ों का नॉलेज अच्छे से है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और स्किप करके वो लगभग 50 मिनट के आसपास पहुंच जाए। वहां से मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास इंट्रोड्यूस किया है। तो एग्जामिनेशन के और साथ ही साथ आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसका भी जो स्पेक्ट्रल सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सीधे वीडियो को फॉरवर्ड करके 50 मिनट के आसपास पहुंच जा सकता है। और ये चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक, वहाँ से आप इसको वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा का थर्ड लेक्चर। देखिए, पहले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि किस तरह से रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से एक एटॉमिक मॉडल दिया गया। ये मॉडल बेसिकली किस चीज़ पर था? ये था आपका प्लैनेटरी मोशन के बेसिस पर इस मॉडल में कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए जिसे हमने सेकेंड लेक्चर में कवर किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि बोर के पॉस्टुलेट्स के अनुसार अगर आप किसी एटम का रेडियस, वेलोसिटी, उसमें रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है, इन सारे केसेस को आप कैसे देखेंगे, कैसे डील करेंगे, उस पर हमने ढेर सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस किए थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फुंड सीरीज के बारे में देखा जाए और इन सारी चीज़ों के कुछ छोटे छोटे क्रूशियल पॉइंट्स हैं उन्हें कवर किया जाए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए जाए। ठीक है, तो पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देखते हैं। आज का भी हेडिंग आपका रहेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, मैं बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में पिछले लेक्चर की लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूं और आप भी अगर शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए कि आपको सारे पॉइंट्स छोटे छोटे रखने रहें ताकि आप तुरंत ही उसे रिवाइज कर लें, वन शॉट रिवीजन कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके बोर के पॉस्टुलेट्स कौन कौन से थे। बोर्स पॉस्टुलेट्स, पहला, बोर के पहले पॉस्टुलेट में आपको दो बातें याद रखनी है। पहला है सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, और दूसरा कि कौन सा फोर्स काम करता है। ये कौन सा फोर्स था आपका? कूलम्बिक फोर्स। तो आप सिर्फ दो बातें याद रखिए, सर्कुलर ऑर्बिट और कूलम्बिक फोर्स, तो आप पहला पॉस्टुलेट बता सकते हैं। ठीक, दूसरा चीज क्या था आपका? दूसरा चीज आपका बोलता है कि कौन सी ऑर्बिट स्टेबल होगी। ठीक है, तो कौन सा बोलते हैं हम? स्टेबल ऑर्बिट। ठीक, और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दूसरा पॉइंट आपका था। तीसरा पॉइंट जो था वो बोलता था कि जो मोशन है वो नॉन रेडिएटिव है और रेडिएशन कब होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट को हम नोट करते हैं ऐसे, रेडिएशन वाया ट्रांजिशन। तीसरा पॉइंट हम ऐसे नोट करते हैं, ठीक है, रेडिएशन वाया ट्रांजिशन। ये पॉइंट बोल देता है कि आपका रेडिएशन ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो रेडिएट ही होगा। ठीक है, रेडिएशन कब होगा? रेडिएशन तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, उसके मैथमेटिकल फॉर्म को भी बता देते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट और कूलम्बिक फोर्स में जो आपका मैथमेटिक्स आई थी वही आई थी कि एफ सेंट्रीपिटल जो होगा वो होगा एफ कूलम्बिक के, जो कि रिजल्ट क्या दिया था आपको? mv² इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर, जहाँ q1 q2 की जगह हमने लिखा था ze²। ठीक है, हमारा जो एटम था उसमें न्यूक्लियस को हमने Ze चार्ज दिया था, यानी कि इसमें Z प्रोटॉन्स है और बाहर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड करते हुए जाएंगे, इसलिए आप बस ऐसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, कि ये केसेस क्या हैं। जैसे इसमें एक बात है कि ये जो Z है, ये जो न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, बोर का एटॉमिक मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं, ये सब एप्लीकेबल है किस पर? हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या है सर? दूसरा, हम ये भी मान रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली हैवी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ही ज़्यादा है।
तो ये भी हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, ये सारी पॉइंट्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा, स्टेबल ऑर्बिट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या था, L इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, जहाँ L एंगुलर मोमेंटम था, mvr सब आपको पता है, ठीक है। रेडिएटिव ट्रांजिशन में क्या था, डेल्टा E इज इक्वल्स टू h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी किसकी, एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। मॉड लगा दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, मॉड E2 माइनस E1। तो ये इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस थे। अब इसके बाद हम क्या देखे थे, हम देखे थे कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं यहाँ इसको और इसको आप उठाकर सॉल्व करते जाएंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा, फिर वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वो सारे फॉर्मूले भी हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं कि रेडियस क्या आएगी आपकी, रेडियस r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या लिखना चाहेंगे, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z, जहाँ ये क्वांटिटी क्या आ जाती है r नॉट n स्क्वायर अपॉन z। r नॉट क्या होता है, r नॉट को आप लिखते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये भी हम एंगस्ट्रॉम में आए, ठीक है। 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस, ठीक है। बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस का मतलब क्या है कि जब आप हाइड्रोजन एटम ले लें और n इज इक्वल्स टू 1 की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट में हो और हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी और r किसके बराबर आ जाएगा, इस क्वांटिटी के, ठीक है। उस केस में r किसको बोलेंगे हम, r नॉट को बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस, ठीक है। दूसरा आपने देखा था वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी था, थोड़ा सा सीधा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h z अपॉन n, ठीक है। e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h z अपॉन n, या इसको आप लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है, z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जहाँ ये क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स रेडियस होता है, ठीक है। यानी कि अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करे, देखिए पहला ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1 और हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू ये v नॉट आ जाएगा। ये चीज़ क्या है, v नॉट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स रेडियस 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हालांकि वेलोसिटी बिल्कुल नज़दीक जा रही है आपके रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है। तो इसको भी लेके एक अभी करेक्शन है, पर अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि एनर्जी के बारे में क्या चीज़ लिखी गई थी। आप चाहें तो शॉर्ट नोट के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन था। तो एनर्जी आपने पहले काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, ठीक, लेकिन हम टोटल एनर्जी का लिखते हैं EN था आपका माइनस m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बाहर लेते आएंगे तो ये हो जाता था माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। एक और दो और रिलेशन है, वो याद रखिएगा कि टोटल एनर्जी जो होती है, हमने लिखवाया दूसरे तरीके से, हमने लिखवाया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि इस एक्सप्रेशन के सामने ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, ठीक, उसके आगे माइनस लगा दीजिए, यानी इसको प्लस कर दीजिए तो आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये जरूरी क्यों है आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया रहेगा कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, या किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, और कुछ और पूछेगा, तो आप काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के आगे आप माइनस लगा देंगे तो दैट इज टोटल एनर्जी, ठीक है। तो आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा, ओके। तो ये है आपका पूरा जो कुछ भी हम लोग को जानना था, पहले रिवाइज करना था। अब हम देखेंगे कि रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और कैसे कैसे वेरी कर रही है, ठीक। सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोजन एटम के पास, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के पास देखते हैं, हाइड्रोजन एटम के पास क्या है। हाइड्रोजन एटम अगर है आपके पास, तो हाइड्रोजन एटम में Z है आपका 1 और N वेरी कर सकता है,
n क्या हो सकता है 1 2 3। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते जाएंगे तो वो बोलेंगे कि वो n इज इक्वल्स टू 1 से 2 में 3 में 4 में जाता जाएगा, ठीक है, जितनी उसको एनर्जी आप मिलेगी। अब देखिए रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो देखिए रेडियस कैसे वेरी करेगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे वेरी करेगा, यहाँ पर आप n इज इक्वल्स टू 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। देखिए एक बार लिख देते हैं आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक, z इज इक्वल्स टू 1 हो गया, n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, z इज इक्वल्स टू 1 हटा देते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 रखिए तो क्या आ जाएगा, पहले r नॉट आएगा, फिर यहीं पर n इज इक्वल्स टू 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 यानी क्या आएगा 4r नॉट, फिर 3 रखिएगा तो क्या आएगा 9r नॉट, 4 रखिएगा तो 16r नॉट। यानी रेडियस कैसे कैसे बदलेगा, n इज इक्वल्स टू 1 यानी पहले ऑर्बिट का रेडियस होगा r नॉट, दूसरे का क्या होगा 4r नॉट, तीसरे का 9r नॉट, चौथे का 16r नॉट, ठीक है। इस तरह से रेडियस बदलेगा। कैसा होगा, मान लीजिए हम इसे मिटा देते हैं, रेडियस का तो कहानी खत्म ही हो गया, इसे मिटा देते हैं, इसको भी फिर से लिख लेंगे, है ना, इसे फिर से लिख लिया जाएगा। अब देखिए रेडियस कैसे बदल रहा है आपका, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो पहला रेडियस क्या है आर नॉट, कितना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम आर नॉट। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका 4r नॉट, यानी इसको 4 बार कर दीजिए, एक बार ये है 2 3 4, मान लीजिए इतना, ठीक है। तो अब ये आएगा 4r नॉट, सर्कल बन गया क्या, सर्कल नहीं बना है ना, कुछ और बन गया क्या, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो अब ये आर नॉट है, पर ये कितना है, ये आपका है 4r नॉट। अब इसके बाद 9r नॉट, यानी कि ये तो 5 हो गया, फिर 4 और ले लीजिए, इतना ले लीजिए, ठीक है। अब आप बनाइए, इस तरीके का आपका बनना है, ठीक है, आएगा भी देखने में, है ना। इस तरीके का आपका बनेगा, यानी कि ये जो तीसरा वाला आपका रेडियस आएगा ये आएगा 9r नॉट। आप देख रहे हैं कि आप जैसे बनाते हैं नॉर्मली, आप कैसे बनाते हैं, ये इससे भी ज़्यादा ही बनेगा, आप क्या बनाते हैं नॉर्मली ऐसे बनता है, ये हो गया, फिर हम ऐसे बना देते हैं, फिर हम ऐसे बना देते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके का नहीं होता है। कैसा होता है, ये रेडियस तेजी से बढ़ता जाता है, पहला इतना है, देख लीजिए पहला इतना बाउंड्री है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट पिक्चर, दिस इज एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ रेडियस, ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि जैसे जैसे आप रेडियस न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, बड़े ऑर्बिट में जाते जाते हैं, आपका क्या होता है कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि रेडियस बहुत तेजी से घटता है, बढ़ता है ना, बढ़ता है। अब चलिए रेडियस का तो हो गया, अब हम वेलोसिटी देखते हैं, इसी में देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होगा, ये आपका 9r नॉट, अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू v नॉट z अपॉन n, ठीक है, यही है एक्सप्रेशन। v नॉट क्या है 2.2 इंटू 10⁶। अब यहाँ पर z की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू बदलना है, तो आ जाएगा असल में v नॉट अपॉन n, और ये किस तरह से वैरी करेगा, आपका पहले v नॉट होगा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर v नॉट अपॉन 2, फिर v नॉट अपॉन 2, v नॉट अपॉन 3, v नॉट अपॉन 4 और एंड सो ऑन। यानी कि इस ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वेलोसिटी उसकी कितनी होगी v नॉट, दूसरे में इससे कम v नॉट अपॉन 2, तीसरे में v नॉट अपॉन 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही वैरी करता जाएगा, ठीक। वेलोसिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक। देखिए ये ऑब्जर्वेशन है आपका। तीसरा एनर्जी का ऑब्जर्वेशन, तो एनर्जी का ऑब्जर्वेशन इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, उसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, उसे बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। आइए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी को जरा देखिए, En कैसे लिखेंगे हम, En है आपका -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, z इज इक्वल्स टू 1 है, तो आ जाएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
n इज इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी, n इज इक्वल्स टू 1 यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की कितनी आएगी, -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर यानी -13.6 अपॉन 4, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आगे क्या आएगा, अब n इज इक्वल्स टू 3 के लिए इसमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप 4 n इज इक्वल्स टू 4 के लिए 4 से डिवाइड करेंगे यानी 16 आ जाएगा, -13.6 अपॉन 16 तो आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ऐसे ही आता जाएगा, आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो जरा इसको अगर हम स्केल पे बनाना चाहें, किसी एनर्जी स्केल पे बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, जरा देखिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ इंक्रीजिंग एनर्जी मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ एनर्जी इंक्रीज कर रही है, En इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो अगर ये लेवल हम 0 मान लेते हैं, ये En इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे 0 आ जाती है एनर्जी, ठीक। तो -13.6 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, -13.6, ठीक, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, किसके करस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगला देखिए -3.4, 13.6 और 3.4 में कितने का डिफरेंस है, जरा देखिए तो 13.6 और 3.4, जरा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा आपका 10.2, यानी कि 13.6 में 10.2 ऐड करना है हमको, ये टोटल 13 है, 10 मान लीजिए 10 यहाँ है, ठीक है नहीं, मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा आपका -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये मानना है आप, ठीक है नहीं यहाँ पर, ये यहाँ दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, चलिए अब देखिए। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 3 के लिए मान लीजिए यहाँ पर है 1.51 इलेक्ट्रॉन, -1.51 इलेक्ट्रॉन। 4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 5, 6 आता जाएगा आपका, ठीक है, 5, 6। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके इतने नजदीक हो जाएंगे कि आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, फिलहाल अभी यही देखते हैं कि देखिए किस तरह से एनर्जी वेरिएशन बदल रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी का सेपरेशन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, दो एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्वल्स टू 1 में है तो उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। अब अगर इसकी एनर्जी आपको करनी है 0, ठीक है, पहला केस, एनर्जी आपको 0 करनी है, ठीक है। तो आइए हम डेल्टा ई लगाएं तो क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जाता है E इज इक्वल्स टू 0 में, ठीक। तो क्या होगा, E2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और E1 कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको कितनी एनर्जी दे दें, इसको आप दे दीजिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब ये कहाँ पहुंच जाएगा, 0 वाले एनर्जी लेवल में, यहां से जंप करेगा ये सीधे और कहाँ पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, En इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस एनर्जी को अगर आप इतनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं कि वो En इज इक्वल्स टू 0, मतलब एनर्जी उसकी 0 हो जाती है, इसके करस्पॉन्डिंग n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि n इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, तब एनर्जी आपकी 0 होगी। तो इस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कई लोग कहते हैं, केमिस्ट्री में आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये एनर्जी आपकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आपने इसको पढ़ा ही होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये। चलिए, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए है, ये है आपके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है। ऐसे ही मान लीजिए आप सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना चाहें तो बोलेगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आयनाइज करना है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकंड ऑर्बिट इतनी है, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए देखिए ये -13 है, तो आप इसको प्लस के बराबर एनर्जी दे दिए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इसको +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी दीजिएगा किसी फोटोन से, तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। यही इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी।
तो कई बार बुक्स में ये भी कंफ्यूज करता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किसी ऑर्बिट की नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की होती है, पर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहीं और पहुंचा हो। तो जहां की भी आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी उस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी आपको थर्ड ऑर्बिट में बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे थर्ड ऑर्बिट में आयनाइजेशन एनर्जी आपकी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी को प्लस में कर देना है, देखिए यहाँ प्लस में कर दिया तो आ गया। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी तो कहानी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए चल रही है, ठीक है। दूसरा हम क्या कहेंगे कि इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी। देखिएगा फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है। एच न्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच, ठीक है। एच से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक। पर यहाँ पर आपको इसका यूनिट का ध्यान रखना होगा, ओके। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि जब आप ट्रांजिशन करें, मान लीजिए एन इज इक्वल्स टू 1 से 2 पर आपको जाना है, एन इज इक्वल्स टू 1 से 2 पर जाना है, तब आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो एक फोटोन मान लीजिए आता है, एक फोटोन आता है मान लीजिए जिसकी एनर्जी है एच न्यू, और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एन इज इक्वल्स टू 1 से 2 पर पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए, उस फोटोन की प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू माइनस 3.4 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए आ जाएगा प्लस 13.6 माइनस 3.4 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी न्यू क्या आ जाएगा, एच न्यू या डेल ई मान लीजिए, ठीक, डेल्टा ई। तो ये आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटोन गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 में चला जाएगा। ये बोलते हैं कि ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये भी एक इजी टर्म है, आप लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो ट्रांजिशन के लिए कितना एनर्जी चाहिए वो ये है, ओके। अब एक टर्म आता है फाइन स्ट्रक्चर कोफिशिएंट। ये टर्म आपको असल में सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर यहाँ पर भी यहाँ से सवाल बन जाता है कभी कभी। तो आइए इस टर्म को देख लेते हैं। इसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कोएफिशिएंट। न सिर्फ एटॉमिक में बल्कि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी, पार्टिकल फिजिक्स में भी आपको ये टर्म देखने को मिलेगा। इसे अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा। और अल्फा होता क्या है असल में, अल्फा जो होता है वो होता है V अपॉन सी। आप एकदम यही याद रखिएगा, V अपॉन सी होता है अल्फा, ठीक है। V की जगह हम V नॉट अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। V नॉट क्या है, V नॉट आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स रेडियस है, ठीक। आप जानते हैं V क्या होता है, V होता है आपका Z स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट H Z अपॉन N। यही टर्म क्या आता है आपका, V नॉट आता है, ठीक है। यहाँ अगर रख दीजिएगा तो आ जाएगा E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट HC। यही चीज अल्फा की वैल्यू है, ओके। अब देखिए अल्फा के बारे में, ये V नॉट क्या है, ये भी वेलोसिटी है, और C क्या है, C भी एक वेलोसिटी है। तो अल्फा असल में एक, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक प्योर नंबर है। और ये नंबर जो आपका आता है वो आता है 1 अपॉन 137, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अल्फा ये फाइन स्ट्रक्चर कोफिशिएंट है, ऐसे से डिफाइन होता है। हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप V नॉट अपॉन C के टर्म में याद रखिएगा, क्योंकि आप V की वैल्यू मैंने आपको पहले से बोल दी है कि आप याद रखें, ओके। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हमने जो लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट और फुन 5 सीरीज पाई थी। मैंने आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि जो आपका सीरीज था स्पेक्ट्रल सीरीज वो बहुत पहले ही पाया गया था, ठीक है। बामर ने सबसे पहले उसकी स्टडी की थी, और बामर ने क्या किया था, बोला कि हमको 3-4 लाइनें मिल रही हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उन लाइन्स के लिए हम एक एम्पेरिकल फार्मूला दे देते हैं, पर हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो फार्मूला आखिर किस लिए यूज़ हो रहा है या उनके टर्म्स क्यों आए हैं, ये हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन किया गया यूजिंग बोर्स थ्योरी। कैसे, देखिएगा कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एमिट करता है रेडिएशन, ठीक है, एमिट करता है। मान लीजिए E2 से E1, ठीक है, N2 है, ये N1 है, N2 से N1, E2 से E1 आता है। तो क्या करेगा, ये चूंकि एमिशन है, एमिशन कर रहा है, ठीक। तो क्या करेगा, ये एक रेडिएशन का, एक रेडिएशन एमिट करेगा। मान लीजिए इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो h न्यू है, ठीक है। मान लीजिए इस रेडिएशन की एनर्जी h न्यू है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक। उसके करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं h न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1।
E2 की वैल्यू क्या होती है? होती है आपकी माइनस ऑफ mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ये E2 है तो यहाँ N2 कर देते हैं, ठीक है, और माइनस mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये माइनस तो रह जाएगा पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और ब्रैकेट में n1 तो प्लस हो जाएगा यानी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। ये एमिशन है, आप बस ये याद रखिएगा तो आपका फॉर्मूला आराम से डिराइव हो जाएगा। अब देखिए एच न्यू को आप क्या लिख सकते हैं? एच न्यू को न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा, बस यही चीज आपको यूज करनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एच न्यू, यहाँ लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा और 1 अपॉन लेमडा यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू m e टू द पावर 4 z स्क्वायर बाहर कर रहे हैं अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ठीक है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपका क्वांटिटी है ये पूरा क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसी क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू r इनफाइनाइट z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुल 5 सीरीज जो हमको मिली थी उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये सीरीज जो है आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखी है पर हम आपको फिर से बताएंगे कि कैसे कैसे ये सीरीज मिली थी, ठीक है। चलिए तो ये आपका फॉर्मूला है, होपफुली हमने ये भी बता दिया। ये आर इनफाइनाइट का है, आर इनफाइनाइट जो है आपका इसको बोलते हैं आप रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन क्या है? m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी हम रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में एक और चीज बताते हैं आपको कि एनर्जी को आप रिडबर्ग कांस्टेंट में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे चल के आपके काम में आने वाला है। अब देखिए यहीं से आप देखिए एनर्जी जो आपका है En वो क्या है? माइनस mz स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए? z स्क्वायर और n स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, ठीक, ये क्वांटिटी आपके पास बच गई। अब इसमें क्या कीजिए? आप hc से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये नीचे जब hc आएगा तो आएगा m e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ठीक है। वो क्या आ जाएगा आपका? रिडबर्ग कांस्टेंट, तो आ जाएगा माइनस आर इनफाइनाइट और ऊपर का hc बच जाएगा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये देखिए En की एक और एक्सप्रेशन आ गया जिसे आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। या ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है इसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी रहती हैं, ठीक है। पर मेरा विश्वास है, जैसा मुझे भी पता है कि ये सारी चीजें आपको पहली बार में अनोइंग लगेंगी कि कितनी चीजें याद करनी, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ये सारी चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाती हैं, आपके दिमाग में ये हमेशा रहेंगी, ठीक है। सो अब देखिए अगर आप इसको ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चलिए अब अगर आप क्या करते हैं, एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं En इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है कि R इनफाइनाइट Hc की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। R इनफाइनाइट Hc की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो क्वांटिटी है इसे बोलते हैं 1 रिडबर्ग, 1 रिडबर्ग है, इस क्वांटिटी को बोलते हैं 1 रिडबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिडबर्ग कांस्टेंट का कहानी खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज किस तरह से बनी। चलिए तो हम हमारे साथ आप लोग ड्रॉ करते चलिएगा, हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे आती है। सबसे पहला जो आपका लेवल है वो n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग लेवल होगा, वो ये है, देखिए n इक्वल्स टू 1 इसके करस्पॉन्डिंग लेवल होगा। दूसरा जो आपका लेवल है वो n इक्वल्स टू 2 थोड़ा और ऊपर होगा। तीसरा n इक्वल्स टू 3 है, उसके बाद n इक्वल्स टू 4। अब हम लेवल्स को ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे पहले बराबर बराबर बना दिया करते थे, है ना। अब हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे जैसा हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है।
देखिए आपके लेवल्स बन के तैयार हो गए हैं। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 के करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जानबूझ के लेवल्स को थोड़ा हल्का बनाया है, नंबरिंग को थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 और ये है आपका इनफाइनाइट। ठीक, देखिए इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला बोलता है कभी कभी कि कॉन्टिन्यूम कहाँ बनता है। कॉन्टिन्यूम मतलब क्या होता है कि जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये लेवल्स के बीच का सेपरेशन कम होते जा रहा है और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये लेवल्स कैसे बनने लगेंगे, इसके पास इनफाइनाइट के पास ये लेवल्स कैसे बनने लगेंगे, बिल्कुल इस तरीके के, एकदम बीच से इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, और इस लेवल को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस लेवल, कॉन्टिन्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेवल आपका कॉन्टिन्यूम भी बताता है और E इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये लेवल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइज्ड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहली जो आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज आती है वो है आपकी लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, इसी के लिए सब फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहली आएगी आपकी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में क्या बात है कि आपका जो ट्रांजिशन होगा ये सारा का सारा कौन सा है, आपको बता चुके हैं कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि क्या होगा, हायर लेवल से लोअर लेवल पर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, हायर से लोअर पे। तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है, यानी n1 जो ये n1 है पहला वाला, n इज इक्वल्स टू 1 पर आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, और क्या होता है, कहीं से भी ऊपर के लेवल से आता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो सीरीज बन रही है वो आपकी लाइमन सीरीज है। इसके लिए फॉर्मूला है, ये चीज हम फाइनल लिखते हैं और इनिशियल लिखते हैं ni इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो जो फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा वो आ जाएगा r इनफाइनाइट z स्क्वायर 1 अपॉन फाइनल क्या है 1 है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n i स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी इसको n स्क्वायर भी लिख देते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि आपको फॉर्मूले का अंदाजा होना चाहिए कि क्या है, फाइनल आपका लेवल कौन सा है 1 है और इनिशियल लेवल 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए कैसे कैसे ट्रांजिशंस हो सकते हैं, जरा गौर से देखिए। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 2 से एक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब यहाँ से ट्रांजिशन किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, n इज इक्वल्स टू 1। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 3 पर हो और इलेक्ट्रॉन आया हो n इज इक्वल्स टू 1 पर। ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 4 पे हो और 1 पर आया हो। ठीक है, और इस तरीके से हो सकता है कि 5 पर हो और 1 पर आया हो। ठीक है, और सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे हो और 1 पर आया हो। ठीक है, बीच में भी इसके लाइंस होंगी। तो देखिए एक लाइंस की एक सीरीज मिल रही है आपको। ठीक है, जो सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1 पर आ रहे हैं। ये जो सीरीज है आपकी लाइन की, इस सीरीज को ही आप क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, लाइमन सीरीज कहलाएगी। ठीक, अब देखिए लाइमन सीरीज में दो और बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आप दो लाइंस देख रहे हैं, एक लाइन जो है 2 से 1 पे आ रही है, इस 2 से 1 के करस्पॉन्डिंग आपका अगर आप एनर्जी का गैप देखें तो ये एनर्जी का गैप सबसे कम है। ठीक, आप जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा, एनर्जी जितनी अधिक वेवलेंथ उतना कम। ठीक है, तो कभी कभी बोलता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप बताइए। ठीक, देखिए 2 से 1 में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो 2 और 1 के बीच में ये एनर्जी लेवल डायग्राम ही है, एनर्जी का गैप कितना है, इतना है। ठीक है, इतना, ओके, यानी एनर्जी का गैप इतना ही है। 3 से 1 के लिए एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है, 4 से 1 के लिए इतना है। यानी कि लाइमन सीरीज में सबसे छोटा एनर्जी का गैप कौन सा है, 2 से 1 के लिए, यानी कि सबसे बड़ा वेवलेंथ किसके लिए होगा, 2 से 1 के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो क्या आएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप कैलकुलेट करें, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो क्या आएगा, फॉर 2 to 1, यानी कि यहां पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट 1 अपॉन आर इनफाइनाइट z स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3, यानी कि 1 अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा, 3 आर इनफाइनाइट अपॉन 4 z स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा भी निकाल ले सकते हैं आप। देखिए ये है आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, देखिए जिसके लिए एनर्जी सबसे अधिक गैप होगा, एनर्जी का गैप सबसे अधिक क्या हो सकता है, ये हो सकता है n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से जब n इज इक्वल्स टू 1 पर आए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ क्या आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, देखिएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ
कब आए, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से 1 पे आए, ठीक है। तो क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं 1 अपॉन लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगली सीरीज देखते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है। चलिए, तो अगली स्पेक्ट्रल सीरीज आपके पास जो है वो है बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज, ठीक। बामर सीरीज जो होती है उसके लिए जो फाइनल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइनली एनर्जी एमिट करके कहाँ पहुंचेगा, वो लेवल है n इक्वल्स टू 2, लेवल के लिए n इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन और बामर के लिए n इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए nf जो है वो आपका फाइनल लेवल वो 2 है, और इनिशियल लेवल कहाँ है, तो इनिशियल लेवल इसके जस्ट ऊपर वाले होंगे, यानी कि 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। जहाँ n कहाँ से वेरी करेगा, n वेरी करेगा 3, 4, 5 से, है ना, n वेरी करेगा 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आता है बामर के लिए। ट्रांजिशंस कैसे कैसे होंगे, देखिए 3 से 2 पर आएगा, 4 से 2 पर आ सकता है, 5 से 2 पर आ सकता है, 6 से 2 पर आ सकता है, और इस तरीके से इनफाइनाइट से 2 पर आ सकता है, ठीक। तो ये जो आपकी स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी वो होगी बामर सीरीज, ठीक है। ये सीरीज आएगी आपकी बामर सीरीज, ठीक। इसमें भी आप लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, जो सबसे कम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका क्या आएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किससे करस्पॉन्डिंग होगा, करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल्स टू 3 to n इज इक्वल्स टू 2, 3 से 2 पर जब आएगा, ठीक है, यानी 3 से 2 का ट्रांजिशन, ये वाला लॉन्गेस्ट। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा, जिसके लिए एनर्जी सबसे अधिक होगी, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू n इज इक्वल्स टू 2, इनफाइनाइट से 2 पर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका बामर सीरीज है। तीसरा आपका जो सीरीज आता है, तीसरे चौथे पांचवें सीरीज को हम बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तीसरा का नाम है आपका पाश्चन सीरीज, ठीक है। पाश्चन सीरीज में जो फाइनल लेवल है वो आपका 3 है, और इनिशियल लेवल है वो 4, 5, 6 है। और ये कैसे ट्रांजिशन होता है, देखिए, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, तो ट्रांजिशन 4 से 5 से 6 से 7 से और आपका इनफाइनाइट से हो सकता है। इसमें भी आपके लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नीड नॉट टू मेंशन, इस पे सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपको सबसे जरूरी है कि इस पे प्रॉब्लम्स किया जाए, ठीक। अब देखिए अगला है आपका ब्रैकेट सीरीज, और उसके बाद फुंड सीरीज है, फुंड सीरीज। तो ब्रैकेट के लिए फाइनल लेवल आपका 4 है, और इनिशियल लेवल्स आपके 5, 6, 7 है, और फुंड सीरीज के लिए n जो फाइनल लेवल है वो 5 है, और इनिशियल लेवल्स जो है वो 6, 7, 8 है, ठीक है। तो ब्रैकेट और फुंड सीरीज भी अगर बनाना हो तो बना लेते हैं। देखिए ये है आपका पाश्चन। अगला क्या है आपका, अगला है आपका ब्रैकेट सीरीज, जो यहाँ से यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक। और उसके बाद आपका फुंड सीरीज आएगा, जिसको भी बना लेते हैं, ये चीज यहाँ से शुरू होगी, ठीक। तो ये आपका सीरीज है ब्रैकेट सीरीज, और ये है फुंड, ठीक। इसके लिए भी आप सारा फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक। अब देखिए कि इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन सीरीज का। देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा वेवलेंथ है ये है 2 से, जो सबसे बड़ा वेवलेंथ है ये वाला 2 से 1 के करस्पॉन्डिंग जो है, ये इसके सबसे बड़े वेवलेंथ से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखिए ये इसके लिए एनर्जी जो है वो कम है, ठीक, कम है, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कम है, इसके लिए एनर्जी ज़्यादा है, यानी इसके लिए वेवलेंथ क्या होगा, इसके लिए वेवलेंथ कम होगा, इसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब उसके बाद क्या होगा,
इसमें ये पूछता है कि ये किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पड़ेगा, ये किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये बामर सीरीज जो है वो कहाँ पड़ता है, आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ता है। यानी बामर सीरीज की जो लाइन्स हैं वो आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइन बामर सीरीज की आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ती है, ठीक। अब देखिए आप इधर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर एनर्जी का गैप बढ़ता जा रहा है, इधर एनर्जी का गैप बढ़ता जा रहा है। तो देखिए एनर्जी जब बढ़ेगी, एनर्जी किधर बढ़ती है, विजिबल से यूवी के साइड बढ़ती है, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, ठीक। यानी एनर्जी बढ़ रही है तो ये किधर जाएगा, यूवी स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, ये एनर्जी कम हो रही है तो ये किधर जाएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। तो ये विजिबल में है बामर सीरीज, बाकी ये क्या है, यूवी में है, और ये सारे क्या है, इंफ्रारेड में, ठीक। तो आपको ये भी लिख लेना होगा, ये मिटा देते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटाते हैं हम। देखिए ये आपका लाइमन सीरीज यूवी में पड़ेगा, ठीक है। बामर सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम में, पाशन ब्रैकेट फुंड इंफ्रारेड में पड़ेगा। तो पाशन जो है वो नियर इंफ्रारेड में, ब्रैकेट और फुंड क्या होगा, मिड और फार इंफ्रारेड में पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि एनर्जी को आपको हायर एनर्जी लेवल से जब ट्रांजिशन कराना रहता है तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी कम है। इलेक्ट्रॉन को क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अक्सर जब भी ट्रांजिशन करके आना चाहता है तो कोशिश करता है कि ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबल लाइमन सीरीज और बामर सीरीज ही मिलती है, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आइए तो अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और ये क्या कहता है। देखिए अगर आपके पास एक इनफाइनाइटली हैवी मास पार्टिकल है कैपिटल एम और एक और स्मॉल मास पार्टिकल है स्मॉल एम, ठीक है, तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इनफाइनाइटली हैवी अगर ये है, ठीक है, अगर ये इनफाइनाइटली हैवी है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये आपका लाई करेगा इसी कैपिटल मास के पास, ठीक है। अगर ये यहाँ लाई करेगा तो स्मॉल मास और कैपिटल मास जो दोनों हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो, ठीक है। तो स्मॉल कहाँ करेगा, मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ मास हो जाता है, ठीक है, यहीं पर, ठीक। तो क्या करेगा, स्मॉल मास इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करेगा और कैपिटल वाला बड़ा वाला जो मास है वो क्या करेगा, वो भी इसी के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो सही, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि इन दोनों का मास इनफाइनाइटली हैवीली नहीं है ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ ना लाई करके इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर कहीं लाई करेगा, ठीक है। और अगर ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर लाई करेगा तो अब ये मास पार्टिकल भी इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेगा और ये मास पार्टिकल अब वहां ना रिवॉल्व करके वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेगा, ठीक है। यानी इसके लिए रेडियस ये हो जाएगा और इसके लिए रेडियस ये हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस हो गया सेंटर ऑफ मास सी और, ठीक है। इस तरीके का मोशन होगा, यानी बड़ा पार्टिकल जो है वो भी मोशन करेगा और छोटा वाला पार्टिकल भी मोशन करेगा, ठीक। अगर आप इस बेसिस पे एक एटम को देखें तो एटम का क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है तो न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करेगा और इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा, ठीक है। हालांकि हरदम न्यूक्लियस काफी भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि न्यूक्लियस में रिवॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करें, इनको डील करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास लाते हैं। यानी कि आप न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के इक्विवेलेंट एक ऐसा मास लेकर आइए जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा रिवॉल्व करे कि लगे कि एक ही पार्टिकल है और एक सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट रिवॉल्यूशन हो रहा है। यानी कि ये पिक्चर आप चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे पिक्चर में, ठीक है। एक पार्टिकल है जो इसके अबाउट रिवॉल्व कर, ठीक। आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा उसकी जानकारी ले सकते हैं, आप वीडियो पर जाइए, मॉलिक्यूलर फिजिक्स लेक्चर 1 रोटेशनल स्पेक्ट्रा आदर्श एसीएम, मेरे ही मॉलिक्यूलर फिजिक्स के पहले लेक्चर में ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास दोनों बताया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को इसमें बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास लेते हैं, ठीक। तो रिड्यूस्ड मास के अनुसार क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस का मास क्या है आपका कैपिटल एम है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास स्मॉल है, ठीक। तो रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास म्यू से दिखाते हैं, वो हो जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल, ठीक है। ये आपका रिड्यूस्ड मास होगा। अब अगर आप जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में मास की जगह म्यू रख दीजिए तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा ये है।
यानी जो आपने कंसीडर किया था, बोर ने क्या कंसीडर किया था, बोर ने माना था कि जो न्यूक्लियस है वो इनफाइनाइटली हैवी है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, न्यूक्लियस इनफाइनाइटली हैवी नहीं है, और नहीं है अगर तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, न्यूक्लियस पे लाई करके कहीं और लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत मोशन करेगा और इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेगा। अगर दोनों का मोशन होगा तो क्या होगा, दोनों का मोशन होगा तो एक कॉम्प्लेक्स मोशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास लगाए, ठीक। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब आपने जहां कहीं भी मास यूज किया है, ठीक है, जहां कहीं भी आपने मास यूज किया है वहां पर आप क्या करें, रिड्यूस मास से उसको चेंज कर दें। जैसे कि अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी आर, इसकी जगह एंगुलर मोमेंटम अब चेंज होकर हो गया म्यू वी आर, ठीक है। एनर्जी आपकी क्या थी, एनर्जी आपकी थी ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से एम की जगह आप क्या कर देंगे, आप म्यू कर देंगे, ठीक है, म्यू कर देंगे। तो आपको हर जगह म्यू करना है। आप कैसे करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, आपको एक फैक्टर बस ध्यान रखना है कि कौन सा जो आपका पैरामीटर है वो मास के साथ कैसे वेरी करता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे रेडियस का जो आपका फॉर्मूला है वो देखिए आपका क्या आता है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको म्यू लाना है। कैसे म्यू लाइएगा, आप म्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई म्यू जेड ई स्क्वायर। ये आपका जो है एग्जैक्ट रेडियस हो गया, ठीक है। अब एग्जैक्ट रेडियस हो गया और म्यू अपॉन एम का एक फैक्टर, एम यहाँ बाहर आ जाएगा, म्यू को अंदर कर लिया, एम को बाहर कर लिया, एक म्यू अपॉन एम का फैक्टर बाहर आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप जब इसमें कर रहे थे तो देखिए मास तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का है, पर आपको क्या करना है, आपको म्यू अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए एक फैक्टर आ रहा है माइनस म्यू अपॉन एम ई, यहाँ म्यू ले जाएगा तो आएगा माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन म्यू अपॉन एम, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनल में है तो म्यू अपॉन एन से डिवाइड कर दीजिए, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो म्यू अपॉन एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको करना कुल मिलाकर यही है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको म्यू अपॉन एम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक। चलिए अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिमिलरली आप रिडबर्ग कांस्टेंट में क्या कीजिएगा, देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट है आर इनफाइनाइट, ये फॉर्मूला क्या होता है, बस इसी में एचसी से आपको डिवाइड करना होता है, याद आ रहा है, इसी में आपको एचसी से डिवाइड करना होता है। देखिए क्या होगा, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, जेड नहीं होता है, एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एम है ना, तो एम की जगह आप क्या कीजिएगा, म्यू कीजिएगा, और अब क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन एम ई से आपको डिवाइड करना है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका रिड्यूस्ड आ जाएगा, आर इनफाइनाइट नहीं आएगा, रिड्यूस्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों को, आप इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं फॉर्मूला कि आखिर फॉर्मूले में चेंज क्या हो गया, ठीक है, कैसे चेंज हो गया वो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए, देखिए यही फॉर्मूला आपको नोट करना है, ठीक है, यही फॉर्मूला आपको नोट करना है। देखिए क्या लिखिएगा, एल तो डायरेक्ट आपका म्यू वी आर हो जाएगा, म्यू वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, सीधे आपको म्यू वी आर लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए आपका ई एन डैश क्या हो जाएगा, ई एन डैश, ठीक। आपको देखिए ई एन का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, एम है, उस मास उसमें क्या है, एम है मास, तो आप एम से डिवाइड कर दीजिए और म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ई एन म्यू अपॉन एम, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। अगर आपको बोलता है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको आर, अगर आर डैश लिखना है या किसी मास के लिए आर एम लिखना है तो क्या हो जाएगा, आर इनफाइनाइट की वैल्यू आप जानते हैं 1.097 होती है, इसमें आप क्या कीजिए, आप इसमें म्यू अपॉन एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको एक और चीज जानते हैं, रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होता है, आर एन, ठीक। आर एन जो होता है, आर एन, उसमें आर एन डैश लिखते हैं अगर हम, आर एन डैश, तो आर एन ये है, एम नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो नीचे की ओर जो एम है यानी डिनोमिनेटर में है उसको आपको कैंसिल करना है, तो एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो तो कैंसिल हो गया, और म्यू से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये म्यू चला जाएगा तो आर एन डैश आ जाएगा, यानी एम अपॉन म्यू। लेकिन ये चीज आपका रेडियस का हो गया। वेलोसिटी में देखिए, वेलोसिटी में कहीं पर भी मास नहीं आता है, तो वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है।
वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी। देखिए आपकी वी एन इज इक्वल टू क्या होता है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो आपका रिड्यूस्ड मास की वजह से वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है, और इस पर अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए आपको रिडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखिए आप रिडबर्ग कांस्टेंट जानते हैं क्या होता है। ठीक, आर इनफिनिट की वैल्यू जानते हैं 1.097 होती है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन एटम में यहाँ पर आपका प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और प्रोटॉन का मास हमने आपको बताया, नहीं बताया तो ठीक है कोई बात नहीं। प्रोटॉन का मास जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, 1836 टाइम्स 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर आप यहाँ से रिड्यूस्ड मास निकालिएगा तो क्या आएगा, रिड्यूस्ड मास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल कैपिटल एम स्मॉल एम यानी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस mp इंटू एमई mp प्लस me। क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएगा 1836 me अपॉन 1837। ये me कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये देखिए एक फैक्टर आ रहा है म्यू के लिए 1836 अपॉन 1837। ठीक है, तो अगर आप me यहाँ से म्यू अपॉन me निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 1836 इंटू 1837, ये चीज़ आपकी 0.9994 समथिंग आएगी। ठीक है, 0.9994 आएगी। यानी कि अब आपको रिडबर्ग कांस्टेंट लिखना है, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, तो कितना होगा रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर, अगर इनफाइनाइट मास का है यानी कि ये क्या होता था आपका 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू म्यू अपॉन me, यही फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये आ जाएगा 0.9994 आर इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, आपको इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, इस पे और भी सारी प्रॉब्लम्स हम देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट हम लेक्चर में हम लोग ढेर सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि उससे पहले सब कुछ पढ़ लीजिएगा, और ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप कंपटीशन के लिए पढ़ना चाहते हैं वो सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारे प्रॉब्लम्स करें। ठीक है, इसलिए ही मैंने यहाँ पर ये स्टेप लिया है कि मैं आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स कराऊंगा भी। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करके तभी वो वीडियो देखिएगा, जल्दी वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।